स्वागत है आपका एक बार फिर से फाइन लर्निंग के ऊपर। आज हम अपना जो प्रैक्टिस सेट है उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं और आज जो हम हिस्ट्री वाला हिस्सा जिसको हम पूरा करेंगे इस टेस्ट में वो है ब्रिटिश पैरामाउंसी एंड एक्ट्स। जो ब्रिटिश पैरामाउंसी यानी जो ब्रिटिश का जो साम्राज्य है और उसमें क्या क्या एक्ट्स आए हैं उनको लेके हम 15 क्वेश्चन आज करने वाले। हमारा पहला क्वेश्चन है हु हैड इनिशिएटेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो लेकर कौन आया था। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो ये जरूर आप इसको पढ़े होंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो पॉलिसी है वो लेकर आया था डेलहाउजी। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इनमें से इंग्लिश एजुकेशन का जो मैग्ना कार्टा है, एकदम मतलब जो ग्लोरी है जिससे इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में पूरी तरह से फैल पाया, वो किसको आप कह सकते हैं। वुड्स डिस्पैच को आप बोलेंगे, वर्नैकुलर एक्ट को बोलेंगे, मैकुले कमीशन को बोलेंगे, या इनमें से किसी को नहीं बोलेंगे। जवाब पता है नीचे बताइए, नहीं पता है कोई बात नहीं। सही जवाब है वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच जो है उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के तौर पे जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन राइटली कॉल्ड एज द पॉलिसी ऑफ। जो अंग्रेज जो भारत में आए थे और उनका जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कि हम भारत में इंडस्ट्री को किस तरह से लेकर जाएंगे, इंडस्ट्री को किस तरह से भारत में देखते थे, उस पॉलिसी को किस नाम से जाना जा सकता है या किस नाम से जानते हैं। जवाब पता है तो नीचे इनमें से देख के बताइए। स्टैग्नेटेड ग्रोथ था हमारे में, या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया ब्रिटिशर्स ने, या कोलोनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी था, या मोनोपोलाइज्ड यूरोपियनाइजेशन। इनमें से जो भी आपको सही जवाब लगता है वो नीचे बताएं। नहीं पता है कोई बात नहीं। जो सही जवाब होगा जो अंग्रेजों ने भारत में ज्यादा किया वो था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एम था कि भाई भारत के सारे इंडस्ट्रीज को खत्म कर दो और अंग्रेजी इंडस्ट्री को यहाँ ग्रो करने दो। तो इससे अंग्रेजों का फाइनली इनकम सोर्स, उनका कंट्री रिच हुआ, वो आगे बढ़े और हम तो भाई सफर किए ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। By the end of 18th century, India's exports exceeded its import. This was due to। कहता है कि 18वीं सदी में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से ज्यादा हो गया था। यानी 1700 में 1710 20 50 18वीं सदी उसी को कहते हैं, ठीक है। 1701 से 1799 तक, 1700 से 1799 तक का जो ईयर है उसको 18th सेंचुरी के तौर पे जाना जाता है। अब कहते हैं कि ये जो 18th सेंचुरी है इसमें भारत का जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से ज्यादा हो गया। तो आमतौर पे आज के समय में तो हम कहेंगे ये बहुत अच्छी बात है, पर क्या उस समय अच्छी बात थी, और ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था। तो इसका सही जवाब आप देखिए, एक बार कोशिश करिए जवाब देने का। आपके सामने ऑप्शंस है, अगर आपको कोई ऑप्शन ठीक लगता है तो उसको बताइए। तो इनमें से क्या इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ पीजेंट्स था, या ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमसे बहुत ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, या बहुत ज्यादा मतलब बंगाल के गुड्स जो है वो सरप्लस प्रोडक्शन करने लगे। तो क्या था वो सही जवाब, अगर आपको पता है कोशिश करिए एक बार देख के जवाब देने का। अगर आपने दे दिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया है तो मैं बताता हूं। असल में जवाब होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक बड़ा अच्छा प्रैक्टिस अपने फायदे के लिए करती थी। वो क्या करती थी कि बंगाल का ही रेवेन्यू लेके बंगाल का ही सामान खरीदती थी, यानी वहीं पे लगाती थी बंगाल में, वो लगा देते थे टैक्स। उस टैक्स से उनको पैसा आता था क्योंकि उनके पास बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सारे प्रांत आ गए थे। तो इसकी वजह से वहीं पे लगाते थे टैक्स और वहीं के पैसे से वहां का वो सामान खरीदते थे और फिर वो ब्रिटेन भेज देते थे। तो दिखाई देता था कि अंग्रेज इंडिया से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ग्रो हो रहा है, बट फाइनली वो ब्रिटेन भेज के उसको वहां मैन्युफैक्चर करके और वापस इंडिया में बेचा करते थे, अगर वो रॉ मटेरियल सिल्क वगैरह है या फिर कॉटन वगैरह का है तो। और स्पाइसेस है तो बहुत छोटे दाम में, बहुत बहुत नीचे के दाम पे हमसे खरीद के इंग्लैंड भेज के वो प्रॉफिट कमाया करते थे, या अदर यूरोपियन कंट्रीज, इंग्लैंड ही नहीं अदर यूरोपियन कंट्रीज भी। तो इंग्लैंड ने तो भाई बंटा धाड़ी कर रखा था। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द एम ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल 1928। अंग्रेजों ने एक बिल लाया था जिसको कि उन्होंने नाम दिया था पब्लिक सेफ्टी बिल, और ये आया था 1928 में। इसका क्या एम था, इसका क्या लक्ष्य था, अगर आपने पढ़ा है तो थोड़ा कोशिश करिए इसको जवाब देने का, ठीक है। और कोशिश करिए, इन ऑप्शंस में है कि ब्रिटिशर्स को हिंदी जो इंडियन जो है, जो हमारे जजेस हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ था क्या, या फिर रेगुलेट मैन्युफैक्चर सेल पोजीशन एंड कैरिंग ऑफ फायर आर्म्स, ऐसा कुछ था। ये बाकी दो ऑप्शंस में से कुछ थे, अगर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है कोई बात नहीं। सही जवाब होगा डिपोर्ट द फॉरेनर्स सस्पेक्टेड, ठीक है। जो फॉरेनर्स हैं उनको डिपोर्ट करिए, और जो भी कम्युनिस्ट आइडियाज के साथ है, इस तरह का कोई आइडिया लेके आया उसको देश से बाहर निकालिए, ऐसा उनका एम था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट लेड टू। भारत में अगर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की बात करें, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो मूवमेंट है वो किस चीज को बढ़ावा, वो उसको किसने बढ़ावा दिया, उसको क्या बढ़ावा देता है। तो जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट है वो फाइनली इंडिया में क्या लेकर आया। तो जो हमारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था, अलग अलग जाति प्रांत, ये सब अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए ड्यू टू प्रॉब्लम्स, ड्यू टू जो भी उनका गड़बड़ घोटाल था,
उसकी वजह से हम सब अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। तो फाइनली हम में क्या आया? हम में आया भाई साहब एकता, हम में आया यूनिटी। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो मूवमेंट हुआ उससे भारतीयों को क्या मिला? उससे भारतीयों को मिला एकता, यूनिटी। यही बस एक अच्छा हुआ था। बाद में वो भी हम पार्टीशन के टाइम तक उसको भी बर्बाद करके अंग्रेज चले गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सती वॉज डिक्लेयर्ड एज पनिशेबल ऑफेंस। जो भारत में जो सती की व्यवस्था थी अंग्रेजों के द्वारा वो पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया जाता है। ये कौन से साल में किया गया? अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो राजा राम मोहन रॉय का आपको रेफरेंस मिलेगा, उस दौरान में आपको ये सही जवाब मिलेगा। तो सही जवाब मैं आपके सामने रखता हूं, सही जवाब है 1829। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1877 में एंट्रेंस एज ऑफ आईसीएस वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू कितना साल? 1877 में आईसीएस जो इंडियन सिविल सर्विसेज था उस समय, उसमें जो प्रवेश करने के लिए मिनिमम जो मैक्सिमम एज था वो 21 साल था। 21 साल तक आपको आईसीएस में एंट्री मिला तो ठीक, नहीं तो अभी वाला बात नहीं था भाई, बहुत अजीब वो लोग किए हुए थे। तो 21 साल तक किए तो किए, नहीं तो नहीं। पर इंडियंस उसमें घुसने लगे थे, तो इंडियंस को डिबार करने के लिए, इंडियंस को हटाने के लिए उन्होंने बोला और एज घटा दो। तो उन्होंने एज घटा के 21 से कितना किया, ये जवाब आपको देना है। ऑप्शंस आपके सामने है, नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। नहीं पता है कोई बात नहीं, जवाब है 19 साल। उन्होंने घटा के 19 साल मैक्सिमम कर दिया था कि 19 साल तक भैया जाना है तो जाओ। मतलब सोचो कितना मुश्किल होगा, अभी ना हो पा रहा है लोग से, उस समय तो 19 साल में ही आईसीएस क्लियर करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द कार्नाटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन। जो फेमस कार्नाटिक वॉर है वो किन दो पक्षों के बीच लड़ा गया था? सही जवाब पता है तो बढ़िया है, बताओ। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कोशिश करो एक बार वीडियो पॉज करके सोच के बताने का। नहीं पता है तो आपके सामने है, जो युद्ध हुआ था वो ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बीच हुआ था। कार्नाटिक वॉर, ये 3 कार्नाटिक वॉर का था। कभी हिस्ट्री में जुड़िए, वहां पढ़ा जाएगा। आप नीचे लिखिए कि हमें पढ़ाइए, तो हम जरूर वहां भी आ जाएंगे आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सब्सिडियरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था भाई साहब? सब्सिडियरी अलायंस भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया था? सब्सिडियरी अलायंस के तहत अगर आपको याद है तो जो भी राजा इसके तहत अंग्रेजों के साथ जुड़ता था उनको अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं था, वहां पे अंग्रेज सब संभालते थे। तो इस तरह से एक तरह से वो राज्य ही समझ लो घुमा फिरा के कब्जा ही लिए। तो ये बड़ा ही विचित्र और अद्भुत आइडिया लेकर कौन आए थे? तो ये आइडिया लेकर आने वाले थे वेलेस्ली, जिनको कि वहां पे लॉर्ड लगा के बोलते हैं। हम भी आज तक पता नहीं क्यों ये एक्स्ट्रा वर्ड एक्स्ट्रा लॉर्ड लगा के पढ़ते हैं, ओरिजिनल नाम बोल दो। तो वेलेस्ली था जो इस आइडिया को लेकर के भारत में आया था, सब्सिडियरी अलायंस का सिस्टम। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, इल्बर्ट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सेंट्रल असेंबली ड्यूरिंग टाइम ऑफ। इल्बर्ट बिल बड़ा फेमस एक बिल था, ठीक है, जो अंग्रेजों के द्वारा लेकर आया गया था। और इस बिल को लेके आने का जो एम था वो ये था कि भाई जो भी अंग्रेज वगैरह हो या हिंदुस्तानी हो, ठीक है, वो किसी को भी ट्राई कर सके। मतलब अगर अंग्रेज जज है या हिंदुस्तानी जज है तो इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब दोनों पढ़ लिख के बन ही गए जज, तो अंग्रेजों को भी हिंदुस्तानी जो है जज वो भी ट्राई कर सकता है, नहीं वो भी पनिशमेंट दे सकता है अगर कुछ ऐसा किया है तो। अंग्रेज तो बिल्कुल उन्होंने वो पहले से ही रख रखा था। तो ये किसके अंतर्गत आया था? ये जो सिस्टम था ये किसके अंतर्गत आया था? तो ये आपको जवाब देना है, कोशिश करना है इसको लेके आने का कि किसका कौन सा जो था वो उस समय का वॉइस रॉय या जो भी था वो था और उसके अंतर्गत ये आया था। तो सेंट्रल असेंबली में ये आया था अंडर रिपन के अंदर, जो मैं तो अजीब लगता है बट फिर भी जो लॉर्ड रिपन है उसके अंतर्गत सेंट्रल असेंबली में ये बिल लाया गया था। इल्बर्ट बिल इसको फेमसली बोला जाता है। और इसको लेकर आने वाले व्यक्ति थे सर कॉटनी पेरेग्राइन इल्बर्ट। अगर आपको ये नाम सुनाई दे रहा है तो एक बार फिर से सुन ले, सर कॉटने पेरेग्राइन इल्बर्ट, यानी और शॉर्ट में सर सीपी इल्बर्ट। इन्होंने ही ये बिल को फ्रेम किया था और इनके टाइम पे आया था, रिपन के टाइम पे आया था। तो ये इल्बर्ट बिल जो था, ये कोशिश किया गया कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है कि अंग्रेज किसी को ट्राई कर सकते हैं, हिंदुस्तानी अंग्रेजों को नहीं ट्राई कर सकते हैं जो जजेस हो गए, तो ये बड़ा रेशियल था। इसको हटाने के लिए इल्बर्ट बिल आया था, पर बाद में इसको भी हटा दिया गया। अंग्रेज बड़ा ड्रामा करते थे भाई, उनका अलग ही पैतरा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो कौन सा जो एक्ट है वो ब्रिटिश मोनोपोली को ट्रेड पे से खत्म कर देता है इंडिया, यानी अब कोई भी अंग्रेज भारत आके ट्रेड करने के लिए आजाद था। तो वो कौन सा एक्ट था? क्या वो रेगुलेटिंग एक्ट था, वो पिट्स इंडिया एक्ट था, वो चार्टर एक्ट 1813 था, या इनमें से कुछ भी नहीं था? तो अगर आपको जवाब पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वो था चार्टर एक्ट 1813। उसके बाद भी अगर उनका कोई मतलब आधिपत्य ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी उनका बचता है तो वो होता है चाय और ओपियम पे। 1813 में बाकी सभी के ऊपर से हटा दिया जाता है उनका मोनोपोली, सिर्फ चाय और ओपियम जो चाइना के साथ हम ट्रेड करते थे उसके ऊपर इनका आधिपत्य छोड़ा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
13 द कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850 मेड द प्रोविजन फॉर। देखो जो कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850 आया था वो उसका एम क्या था, बेसिकली ये समझना है कि 1850 में जो कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट आया था उसका एम क्या था। तो उसका एम था कि भाई कास्ट भी आप बदल लो या कुछ भी कास्ट वाले हो, अगर आप में कितना भी कास्ट जो कड़ा है कि अगर इस धर्म के हो जाओगे तो आपको पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगा, ये सब कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट में हटा दिया गया 1850 में, ताकि जो अंग्रेज मिशनरीज हैं वो आसानी से भारतीयों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सके। यही खेला था भाई साहब, देख लो, ठीक है, कि उनको पहले क्रिश्चियनिटी में करो और फिर उनको सारे हिंदुओं का जो भी मतलब तरीका है उस वो भी अलाउ कर दो। तो ये बड़ा ही उनका बदमाशी वाला काम था। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको याद करिए, आता है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जुडिशियरी इन ब्रिटिश इंडिया। अगर जुडिशियरी को लेकर मैं आपके सामने दो स्टेटमेंट रखूं तो आप इन दोनों स्टेटमेंट को अपने हिसाब से एक बार देखिए, समझिए, और इनमें से जो आपको सही लगे एक बार अच्छे से कंसिडर करने के बाद आपको जो सही लगे वो बता देना है हमें नीचे कि इनमें से आपके हिसाब से जो करेक्ट है वो कौन सा है, 1 है, 2 है, बोथ 1 एंड 2 है, या कोई नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, वैरेन हेस्टिंग रीनेम्ड डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फंक्शनिंग अंडर डिस्ट्रिक्ट जज। ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, कहता है। फिर दूसरा है कि डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत वर्क अंडर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था? आपको अगर जवाब पता है तो बताइए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। पहला वाला गलत में भी पूरी तरह से गलत नहीं है। आप ये फाइंड आउट करिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत को इसके अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसके अंदर लेकर आया गया था। चलिए ये आपके सामने कुछ जानकारी है, वीडियो को थोड़ी देर रोकें और उसको एक बार अच्छे से इन सबों को आप देख लें, ठीक है। इसमें आपको जो बेसिक जानकारी है वो मिल जाएगा, एक बार पढ़ लें, अच्छा खासा हेल्पफुल हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं थोड़ा और कुछ आपके लिए है तो ये देख लीजिए, थोड़ी और जानकारी है। अगर आपको ठीक लगे वीडियो रोक के एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फाइनली क्वेश्चन नंबर 15, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1772 इंट्रोड्यूस 2 कोर्ट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट, अ क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी अदालत उस समय उसको बोलते थे, और एक सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत बोलते थे। तो कौन सा गवर्नर जनरल था जो 1772 में 2 कोर्ट इंट्रोड्यूस करता है, क्रिमिनल कोर्ट फौजदारी अदालत और एक सिविल कोर्ट दीवानी अदालत? आप इसका जवाब सिर्फ 1772 को भी रेफर करके याद कर सकते हैं कि 1772 में गवर्नर जनरल था कौन। याद है तो बढ़िया, नहीं है कोई बात नहीं, जवाब होगा वैरेन हेस्टिंग। तो इसी के साथ हमारा 15 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस था जिसमें ब्रिटिश पैरामाउंसी और उसके एक्ट्स को हमने देखा, ये पूरा होता है। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताएं, और आपको किस तरह का अगर कुछ अलग आपके दिमाग में आइडिया है और आप चाहते हैं कि वो यहाँ देखें, उसको लेके भी आप हमें बता सकते हैं। हम आपके साथ अगले प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे। और भी अदर बहुत से वीडियोस हैं, आप उनको जाके देखें, पॉलिटी पे है, ज्योग्राफी पे है, ये सारे वीडियोस हैं, देखें और हमें बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।